हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इंटीग्रेशन का टॉपिक कवर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन। ठीक है। इंटीग्रेशन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन और एक डेफिनेट। तो बच्चे आपको ध्यान से समझना होगा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन किस तरीके से किया जाएगा और डेफिनेट इंटीग्रेशन किस तरीके से किया जाएगा। तो बेसिकली इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि बच्चे इस टॉपिक के अंदर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, यानी कि आज की क्लास जब मैं बात करता हूं तो आज इंटीग्रेशन का हम इंट्रोडक्शन करेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन बहुत तसल्ली से करने वाले हैं, ठीक है। तो कोई जल्दीबाजी मत करिएगा, जिसको इंट्रोडक्शन अच्छे से आया वो इंटीग्रेशन की सारी एक्सरसाइज में अपना इंटरेस्ट बना सकता है और सॉल्व कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इंटीग्रेशन के बेसिक टाइप के पास चलते हैं कि इंटीग्रेशन के हमारे पास टाइप क्या क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन जो है वो हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, इंडेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। और बच्चे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर आपको जो टाइप्स समझने हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप हैं, तो वो टाइप मैं लिख देता हूं जो आपको कंपलसरी है कि आपको समझने ही है। पहला जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का टाइप है वो है डायरेक्ट इंटीग्रेशन। डायरेक्ट इंटीग्रेशन में आपको बेटा फॉर्मूले दे रखे होंगे, आपको सीधे सीधे उस फॉर्मूले को यूज करना है और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड है आपके सामने टाइप सेकंड। टाइप सेकंड जो है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। और बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता देता हूं। जिसने सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ लिया, ये समझ लीजिए आधी इंटीग्रेशन तो उसे वैसे ही आ गई, क्योंकि हर इंटीग्रेशन के पार्ट में आपको सब्स्टिट्यूट करने के लिए बोला जाएगा। तो याद रखना कि सब्स्टिट्यूशन को अच्छे से समझेंगे, इसका पूरा एक कंडीशन एक लेक्चर लेंगे हम और इसको समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है, कैसे यूज होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद हमारे पास टाइप 3 है बेटा, और टाइप 3 में आता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चे चौथा टाइप हमारे पास, टाइप 4। और ये टाइप 4 में हम लिखते हैं सम स्पेशल इंटीग्रेशन। सम स्पेशल इंटीग्रेशन। बच्चे टाइप 5 की जब हम बात करते हैं तो टाइप 5 में आता है हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन। नाम है पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन। और उसके बाद बच्चे हमारे पास है टाइप 6। और इस टाइप 6 के अंदर आता है बाय पार्ट। तो ये टाइप जो आपके सामने मैंने 6 लिखे हैं, ये इनिशियल टाइप है। और बच्चे आपको मैं सबसे पहले यही 6 टाइप कराऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारा ये क्रैश कोर्स चल रहा है। हालांकि बहुत सारे इंटीग्रेशन के टाइप्स हैं और बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग टाइप्स हैं, यानी कि जैसे 3-4 क्वेश्चन एक साथ कर लिए तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया, फिर 4-5 क्वेश्चन एक साथ कर लिए तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। लेकिन इस फॉर्म में अगर जाओगे तो ये डिस्क्रिप्टिवली बहुत समझना पड़ेगा आपको। मैंने जो बोला है ये 6 टाइप आप सबसे पहले करेंगे और हमारा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन फिनिश करेंगे। ओके, उसके बाद हम चलेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के पास। और डेफिनेट इंटीग्रेशन ये सारे के सारे 6 टाइप्स जो हैं इसी पर एप्लीकेबल होगा। तो 6 तो ये कवर हो जाएंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के।
एक नई चीज पढ़ोगे वहां पर, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो जब प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो यानी कि एक प्लस और हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो 6 ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में टाइप्स, फिर यही 6 टाइप्स डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो 12 टाइप हो गए। और उसके बाद फिर आप पढ़ोगे क्या, एक और नया टाइप आ जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसके बाद इतना पढ़ने के बाद फिर हम कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं और उसको आपको समझ में भी आ भी सकता है। तो हम आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, मैंने कहा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने पहले टाइप्स लिख लिए हैं। अब हम चलते हैं इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स पर, फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं। और ये आपको आज की क्लास में मैं बता रहा हूँ, अगले आने वाले जो लेक्चर्स होंगे हमारे उसमें मैं फॉर्मूले यूज करूंगा। तो प्लीज अपनी कॉपी पे वो फॉर्मूले आप लिखते चले जाइए। सबसे पहले हम लिखते हैं सम यूजफुल इंटीग्रेशन। तो ये यूजफुल इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। यहां पर सबसे पहला जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का वो इस तरीके से लगेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर a इंटू में dx, यानी कि मैंने क्या कहा, ये फंक्शन है, x यहां पर क्या है, x यहां पर बेटा फंक्शन है, और a क्या है आपके सामने, यहां पर a बराबर है कांस्टेंट। x है फंक्शन और a है कांस्टेंट, याद रखना फंक्शन की पावर कांस्टेंट दे रखी है विद रेस्पेक्ट टू x है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर a प्लस 1 अपॉन में a प्लस 1 प्लस c, एंड c इज कॉल्ड द कांस्टेंट वैल्यू। c को कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं। लेकिन ये कांस्टेंट वैल्यू क्यों है अलग से, क्यों c लिखा जाता है, इसके लिए मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद कि c क्यों लिखा जाता है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि c हर क्वेश्चन में लिखा जाएगा जो भी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम सेकंड फार्मूले के पास। सेकंड फार्मूला है क्या आपके सामने, अगर इसको उल्टा कर दें यानी कि a इधर लिख दें और x इधर लिख दें, यानी कि कांस्टेंट की पावर फंक्शन कर दें, तो बेटा इसका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का a की पावर x अपॉन में log a प्लस सी। फॉर्म याद कर लेना, और इससे रिलेटेड हमें ये फॉर्मूले याद नहीं रखने, हमें क्वेश्चंस करते करते अपने जहन में इन फॉर्मूलों को मेमोराइज करना है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ दिख जाए तो आपके जहन में ये फॉर्मूला आना चाहिए कि ये फॉर्मूला था, और ये फॉर्मूला कैसे बिहेव कर रहा था। इसमें a प्लस 1 ऊपर लिखना था, a प्लस 1 नीचे लिखना था, तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये अब पता होगा, लेकिन नहीं पता है तो इंटीग्रेशन का सीधा सीधा ये क्वेश्चन है और ये आंसर है, बहुत सिंपल है। लेकिन इस पर फॉर्मूला कौन सा लगा, ये जो आपके सामने मैंने लिखा है, तो इसे आप ध्यान से समझिएगा। आगे चलते हैं हम थर्ड फॉर्मूले के पास। तो बेटा थर्ड जो हमारे पास फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स का होता है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस सी। उसके बाद चौथे फॉर्मूले के पास चलते हैं और वो आपके सामने होता है e रेज टू द पावर x, यानी कि एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला, और ये होता है हमारे पास e रेज टू द पावर x प्लस सी। सी हर बार लग रहा है। उसके बाद पांचवें फॉर्मूले के पास चलते हैं। पांचवा फॉर्मूला हमारे पास होता है इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट। अगर कोई भी कांस्टेंट होगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बेटा उसका इंटीग्रेशन होगा कांस्टेंट इनटू में x, कांस्टेंट इनटू में x प्लस सी। यानी कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ मैं कहूं 3 का इंटीग्रेशन करना है तो आप कहोगे सर 3 का इंटीग्रेशन होता है 3x, बस इतना सही लिख देंगे, काम खत्म। उसके बाद चलते हैं हम छठे फॉर्मूले के पास। अगर कोई भी कांस्टेंट किसी भी फंक्शन के साथ दे रखा हो, ऐसे मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, तो बेटा इस कांस्टेंट को बाहर ले जाते हैं इंटीग्रेशन के, ये ले गया मैं बाहर, और fx का इंटीग्रेशन करेंगे, जो भी इस जगह फंक्शन लिखा होगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे, जो स्पेसिफिक मैनर या जो स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है। उसके बाद सातवें फॉर्मूले के पास चलते हैं। तो सातवां फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है, वो कहता है कि अगर हमें दे रखा है साइन, अब ट्रिग्नोमेट्री के पास आ गए, साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है बेटा कॉस एक्स, वो भी माइनस का, प्लस सी। देन उसके बाद 8th फॉर्मूले के पास चलते हैं और ये लिखा है cos x। अगर cos x आपको दे रखा है तो इसका इंटीग्रेशन होता है sin x, पॉजिटिव का sin x होगा। देन 9th फॉर्मूले के पास चलेंगे तो 9th फॉर्मूले में आपको याद रखना है कि अगर आपको tan x दे रखा है तो इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा log, या तो log sec x लिख सकते हो, log sec x प्लस सी, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू का निशान क्योंकि log कभी नेगेटिव में नहीं होता यहाँ, या फिर माइनस का log cos x प्लस सी लिखा जाएगा।
अगर आपको इंटीग्रेशन लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू डी एक्स, तो बेटा इसका इंटीग्रेशन होता है log फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस सी, या फिर दूसरा फॉर्मूला होता है बेटा माइनस का log एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ cosec x प्लस सी। उसके बाद 11वां फॉर्मूला बेटा आपके सामने होता है, और 11वां फॉर्मूला आपके सामने है इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू डी एक्स। तो बच्चे इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा log फिर उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ sec x प्लस tan x प्लस सी। ये मैं डायरेक्ट करके दिखाऊंगा किस तरीके से होते हैं ना, यहाँ पर आपको याद करना है। 12th फॉर्मूला है आपके पास बेटा cosec x इंटू डी एक्स। एग्जाम में ये आता है कि sec x का इंटीग्रेशन करके दिखाइए, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखना, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा। कैसे होगा वो मैं टॉपिक वाइज बताऊंगा, अभी तो रूल याद करिए। ये आपके सामने है बेटा log फिर उसके बाद cosec x माइनस का cot x प्लस सी। देन 13 फॉर्मूला के पास चलते हैं, तो 13 फॉर्मूला हमारे पास होता है sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है tan x प्लस सी, ये 10 लिखा हुआ है। उसके बाद चलते हैं हम 14 फॉर्मूले के पास बच्चे, तो 14 फॉर्मूला है आपके पास cosec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस का cot x प्लस सी। देन 15 फॉर्मूले के पास चलते हैं, तो 15 फॉर्मूला हमारे पास है 15 नंबर पे sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है आपके पास sec x। ये फॉर्मूला हो गया। 16th फॉर्मूले के पास चलते हैं, कॉपी पे लिखते जाइए बेटा एक एक फॉर्मूला, अगर लिखेंगे नहीं तो ये नहीं आ सकता कभी भी आपको, ठीक है ना, पूरी की पूरी कहानी इसी पर रची जाएगी। तो देखिए cosec x इंटू cot x अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट हमारे पास होता है माइनस का cosec x प्लस सी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम आगे, अगर हम देखेंगे तो हमने लगभग सारे फॉर्मूले कवर कर लिए हैं। अब उसके बाद सम स्पेशल के फॉर्मूले आते हैं, तो हम उसको सम स्पेशल के टॉपिक में ही समझेंगे। इस इतने फॉर्मूले पढ़ने से जितने आपके सामने लिखे हैं, तो इससे हमारी कौन कौन सी टाइप कवर हो जाएगी, देखिए इससे हमारी कवर होगी ये टाइप। कितने फॉर्मूले से हम पहली टाइप कवर कर लेंगे, ये पहली टाइप, दूसरी टाइप कवर कर लेंगे और तीसरी टाइप कवर कर लेंगे। अब चौथी टाइप से फिर अलग से थोड़े फॉर्मूले बनेंगे और फिर उसके बाद रूल्स अलग है, कंडीशंस। तो 3 टाइप को कवर करने के लिए हमने 16 फॉर्मूले पहले याद करने हैं, थोड़े थोड़े याद कराऊंगा तो आपको याद हो भी जाएंगे, ठीक है ना। चलिए मैंने आपको क्या बताया अभी तक, मैंने बताया इंटीग्रेशन का टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं इस इंट्रोडक्शन पे नहीं गया था कि इंटीग्रेशन क्या होता है, क्योंकि हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं। तो इसमें अगर मैं इंट्रोडक्शन में ही पूरा एक क्लास वेस्ट कर दूं तो ये आपका नुकसान है, ठीक है ना। इसके लिए हम फुल लेंथ कोर्स करेंगे, जब मैं बताऊंगा कि इंटीग्रेशन के अलग अलग एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और क्या होता है और कैसे होता है। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना जानना है कि इंटीग्रेशन के अंदर टाइप्स कितनी होती हैं। बेसिकली टाइप मैंने लिखवाई 6, उस 6 टाइप के अलावा भी बहुत सारी टाइप्स है, लेकिन मैंने कहा पहले हम एक बेसिक एक फाउंडेशन बना लेते हैं, तो 6 टाइप पढ़िए। देन उसके बाद मैंने कुछ इंटीग्रेशन के रूल बताए और उसमें मैंने आपको 16 फॉर्मूले बताए। तो अब चलते हैं हम सबसे पहले ये जानते हैं कि ये सी क्यों लिखा जाता है। ये आपके सामने सी लिखा हुआ है, हर क्वेश्चन में, हर इंटीग्रेशन में ये सी लिखा जाता है। तो इस सी की कहानी क्या है आज ये जानते हैं पहले। तो देखिए सी की कहानी बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको कोई फंक्शन दे रखा है लाइक y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 4, ये क्वेश्चन दे रखा है बेटा, आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। ये तो मैंने आपको सिखाया लास्ट लेक्चर में कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन करते हैं। ये मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा बेटा 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा बेटा 6x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन होगा बच्चे 4 और 4 का 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल सा काम करना है, इस dx की यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बेटा dx की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा आपके सामने जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी dy इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 0 एंड ब्रैकेट ऑफ dy। यहां तक की बात भी समझ में आ गई होगी। अब मैं इंटीग्रेट बोथ साइड कर देता हूं, इंटीग्रेट बोथ साइड यानी कि दोनों तरफ मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं। तो बच्चे दोनों तरफ जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या बनेगा, तो कंडीशन कुछ ऐसे बनेगी कि इंटीग्रेशन ऑफ dy
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x² प्लस का 6x प्लस का 0। यहां तक की बात भी आपको समझ में आ गई। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, तो देखते हैं तो ये क्या लिखा है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो कांस्टेंट लिखा माना जाएगा। और मैंने कहा था कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट इंटू एक्स। मैंने बताया कि अगर आपको 3 लिखा हुआ मिल जाए और इंटू dx तो इसका इंटीग्रेशन 3x प्लस सी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके सामने y, क्योंकि y के रेस्पेक्ट चल रही है तो y लिखा जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे इज इक्वल टू 3x²। तो 3 एक कांस्टेंट है, ऐसा का ऐसे ही कॉपी करेंगे और x² का इंटीग्रेशन होता है बेटा x³/3 प्लस फिर 6 एक कांस्टेंट है, कॉपी किया जाएगा और बेटा x का इंटीग्रेशन होता है x²/2 प्लस बेटा 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 ही आएगा क्योंकि 0 कोई संख्या नहीं है मेरे पास। तो गौर से देखेंगे तो y बराबर क्या आ गया, x³ प्लस का इसे कैंसिल कर देंगे तो 3x² प्लस का 0। अब जरा इसे गौर से देखिए, y इज इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 0 और यहाँ पर क्या दे रखा है क्वेश्चन में बेटा, ये क्वेश्चन देखिए x³ प्लस 3x², यानी कि क्वेश्चन पूरा का पूरा वापिस आ रहा है लेकिन इसमें कांस्टेंट वैल्यू वापस नहीं आ सकती, जो 0 हो चुकी है वो वापस नहीं आ सकता। यहाँ पर 4 लिखा हुआ था, 4 लिखा हुआ था, तो बेटा ये 4 0 हो चुका है, ये देखिए 0 हो गया डिफरेंशिएशन करते हुए, तो हम वापस रिकवर नहीं कर सकते इसे कि ये संख्या 0 की क्या बनेगी। अगर ये 4 की जगह 40 लिखा होता तब भी 0 होता, 400 लिखा होता तब भी 0 होता, इसके साथ और कोई कांस्टेंट होता तब भी 0 ही होता, एक ही 0 लिखते। तो इसका मतलब हमें ये नहीं पता कि हमारा वो कांस्टेंट क्या होगा, तो इसी वजह से हम हर क्वेश्चन में क्या लगाते हैं, इसी वजह से हम हर क्वेश्चन में सी लगाते हैं। यहाँ पर हम सी लिखेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हर क्वेश्चन में सी क्यों लिखना है, कि डिफरेंशिएट करते वक्त अगर कोई कांस्टेंट 0 हुआ होगा तो वो वैल्यू यहाँ से निकलेगी। और इसका टॉपिक हम जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, आगे आने वाले टॉपिक्स में से एक है, तो फिर उसके बाद आप जान जाओगे कि सी की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो हर क्वेश्चन में सी लिखना जरूरी है। देखिए अभी मैं आपको एक और नया कॉन्सेप्ट बताता हूं और वो है आपके सामने डिफरेंशिएशन वर्सेस इंटीग्रेशन। तो बेटा ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है इंट्रोडक्शन क्लास में, और वो भी आपके लिए मैंने कहा कि अगर आप शॉर्टकट में कोई चीज जल्दी से समझना चाहते हो और पूरी समझना चाहते हो तो आपको बेसिक चीजें याद रखनी है। एक तो आपको टाइप मैंने बताई कि इंटीग्रेशन की टाइप कितनी होती है और मैंने बताया 6 होती है। एक मैंने रूल्स बताए जो आपको याद रखने और वो मैंने 16 बताए। उसके बाद मैंने सी की कहानी बताई कि सी लगाना क्यों कंपलसरी है, और अब मैं बताने जा रहा हूं कि इंटीग्रेशन वर्सेस डिफरेंशिएशन, इन दोनों में फर्क क्या है। ये जब भी बच्चों को समझ में आएगा जब डिफरेंशिएशन आपने अच्छे से किया होगा, ठीक है। तो देखिए अभी मैं बताता हूं आपको डिफरेंशिएशन में क्या क्या होता है जो इंटीग्रेशन में नहीं होता है। जैसे कि मैंने कहा कि डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 3, अगर मैं x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करूंगा बेटा तो ये 3 आगे आ जाएगा और एक पावर घट जाएगी, ऐसे ही कुछ लिखेंगे। लेकिन यही सेम क्वेश्चन मैं यहां करता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 इंटू dx, लिखने का तरीका बदल जाता है लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही रहता है ना। देखो ये इंटीग्रेशन का निशान इंडिकेट कर रहा है कि इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, ये फंक्शन है और रेस्पेक्ट दे रखी है आपको dx लिखा जाता है, यही लिखा जाता है मल्टीप्लाई में। यहाँ पर ये d का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना यानी कि चेंज करना है, और रेस्पेक्ट नीचे लिखी जाती है dx, और किसका इंटीग्रेट करना है आपको, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो ये तो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन बना, रूल आपके सामने होना चाहिए। अगर डिफरेंशिएशन का रूल याद नहीं है तो करिए याद। उसके बाद इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे हम बेटा, इंटीग्रेशन के लिए हम करेंगे यहाँ पर x की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस सी। ये मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो फॉर्मूला ऊपर पढ़ लेना, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आएगा, नीचे भी 4 आएगा। तो आपने क्या सीखा इन दोनों एग्जाम्पल से, आपने सीखा सर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन लगभग मैथमेटिकली तो एक जैसा ही बिहेव कर रहे हैं, बस उसके रूल्स अलग अलग हैं। यानी कि अगर मैं एक स्टूडेंट के बिहाफ पर बात करूं तो ये है डिफरेंशिएशन करना है तो ये आ जाएगा कुछ मॉडिफिकेशन करके, और इंटीग्रेशन इसका करना है तो ये आ जाएगा। तो यानी कि दोनों वैलिड है, अगर हम रूल याद कर ले तो बड़ी आसानी से डिफरेंशिएशन की तरह हमारा इंटीग्रेशन भी हो जाता है। चलो ये तो था पहला कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं दूसरे स्टेप के पास। मैंने कहा डिफरेंशिएशन ऑफ 3x प्लस का 5 की पावर 3 या 2 लिख लेते हैं। तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसका डिफरेंशिएशन तो बहुत आसान है, ये पहले आगे आएगा, ये लिखा मैंने 2 और एक पावर घट जाएगी 3x प्लस का 5,
और उसकी पावर 2 थी ना, तो ये हो जाएगा आपके पास 1। फिर इंटू का निशान लगाएंगे सर, और फिर एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करके यहाँ लिख देंगे, यही तो होता था। तो 3x का डिफरेंशिएशन बेटा आपके सामने 3 आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, क्योंकि वो अकेला कांस्टेंट है। तो क्या सीखा आपने कि पहले संख्या आगे आई, जैसे ऊपर देखो पहले संख्या आगे आई थी और एक पावर घट गई थी, उसके बाद इंटू का निशान यहाँ भी लगेगा, और बेटा x का डिफरेंशिएशन करके जब हम यहाँ लिखेंगे तो वो 1 आएगा, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन एक्स्ट्रा टर्म करके, और एक्स्ट्रा टर्म को हम कहाँ लिखते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो एक्स्ट्रा टर्म होती है वो एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करके हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं, एक्स्ट्रा टर्म का ध्यान रखो। तो यहाँ एक्स्ट्रा टर्म ये थी, इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन के पास चलते हैं, सेम कॉन्सेप्ट लेके। तो देखो ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में मैं लिख देता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 इंटू डी एक्स, इसकी पावर 2। बच्चे जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इक्वल टू का निशान, ये लिखेंगे 3x प्लस 5 रेज टू द पावर 3 अपॉन में 3। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर एक पावर ऐड हो जाती है और नीचे एक पावर ऐड हो जाती है। फिर एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, यहां मैं मेंशन करता हूं दोबारा से, एक्स्ट्रा टर्म का बेटा डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि डिफरेंशिएशन करते वक्त भी एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन होता है और मल्टीप्लाई में लिखते हैं। इंटीग्रेशन करते वक्त भी एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन ही होता है और डिवाइड में लिखते हैं। तो 3x का डिफरेंशिएशन 3 होगा और 5 का 0, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 3, प्लस c लगाना जरूरी है। तो बेसिकली आपका आंसर आ गया 3x प्लस 5 की पावर 3 अपॉन में 9। तो आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि सर कुछ भी तो नया नहीं था, डायरेक्ट जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं ऐसे इंटीग्रेशन करते हैं। जब हम बात एक्स्ट्रा टर्म की आती है तो डिफरेंशिएशन में एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई में लिखते हैं, और इंटीग्रेशन में भी एक्स्ट्रा टर्म का करते तो डिफरेंशिएशन ही है इसका, लेकिन लिखते डिवाइड में है। तो ये बात यहां तक की समझ में आ गई। लेकिन अगला जब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो हमें हिला देगा, वो हमें सोचने पर मजबूर कर देगा कि नहीं, इंटीग्रेशन कुछ तो अलग है। जैसे कि कहा गया है आपको कि डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू द पावर 3, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा, फिर वही पुराना काम कि 3 आगे आएगा डिफरेंशिएशन करते वक्त, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2 हो जाएगा, एक पावर घट जाएगी, फिर मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, फिर ये जो एक्स्ट्रा में लिखा हुआ है इसकी डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बेटा 2x होता है और 1 का डिफरेंशिएशन बच्चे होता है 0। तो ये आपके सामने बेसिकली डिफरेंशिएशन हो गया, और डिफरेंशिएशन तो आपको आना ही चाहिए और ये आपको आता भी होगा। मैं बात कर रहा हूं इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन की जब बात करेंगे तो सेम तीसरे नंबर का कॉन्सेप्ट जब हम करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 इंटू डी एक्स जब करेंगे तो ज्यादातर बच्चे कहेंगे सर जैसे ऊपर चलता आ रहा है वैसे ही पैटर्न फॉलो करिए। आप लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 अपॉन 4, क्योंकि इंटीग्रेशन में पावर ऐड होती है, फिर इंटू का निशान लगाइए, यानी कि नीचे डिवाइड में लिखिए, और एक्स्ट्रा टर्म का, ये एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करिए और उसको कहां लिखिए, मल्टीप्लाई में लिखिए। तो एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर कर तो दिया, ये रहा, कितना आया था आपके पास, 2x आया था। बच्चे ज्यादातर बच्चे इसको डिफरेंशिएशन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो ये आपने बिल्कुल गलत किया, यानी इंटीग्रेशन इसे अलाउ ही नहीं करता कि इस तरीके से इसे किया भी जा सकता है। लेकिन आप कहोगे सर जब ऊपर वाले क्वेश्चन को हमने अलाउ कर दिया, ऊपर वाले में भी एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई में लिखा, तो नीचे वाले में क्या परेशानी है आपको। तो मैं बता देता हूं कि इंटीग्रेशन, स्पेशल बता रहा हूं, इंटीग्रेशन जब भी हो सकती है जब एक्स्ट्रा टर्म, याद रखना क्या चीज, एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा टर्म है बेटा वो एक्स्ट्रा टर्म लीनियर होनी चाहिए। क्या होने चाहिए, लीनियर। अगर वो लीनियर नहीं है तो वो इंटीग्रेट नहीं कर सकते, किसी और तरीके से करेंगे, और इसी के लिए इतने सारे टाइप्स बने हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज आपको समझ में आई, लेकिन एक बेसिक चीज और आपको समझ में नहीं आई कि लीनियर क्या होती है भाई। लीनियर का मतलब क्या होता है, तो लीनियर का मतलब जो हिंदी में कहते हैं रैखिक। इसका मतलब अगर किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन की पावर, हाईएस्ट पावर 1 दे रखी हो तो उसे लीनियर कहते हैं। लेकिन यहाँ तो पैरामीटर्स और बहुत ज्यादा हैं, तो मैं आपको लीनियर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। अगर सिचुएशन अलजेब्रिक है तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि अगर हाईएस्ट पावर क्या दे रखी हो, x की हाईएस्ट पावर 1 दे रखी है तो लीनियर होगा। जैसे कि 3x प्लस 5 एक लीनियर है, लेकिन 2x स्क्वायर प्लस 1 एक क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर नहीं है। क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात, लीनियर मतलब एक घात। ठीक है,
लेकिन ये एल्जेब्रिक में फॉलो होता है कि x की पावर अगर 1 है तो वो लीनियर है। आप गौर से देखेंगे तो ऊपर वाले क्वेश्चन में यही हुआ, ये एक्स्ट्रा में लिखा हुआ है एक्स्ट्रा टर्म लीनियर दे रखा है, देखो 3x की पावर 1, और यहां पर देखोगे ये एक्स्ट्रा में लिखा हुआ था क्या, x स्क्वायर प्लस 1, और ये आपको लीनियर नहीं दे रखा है। तो इसका मतलब ऊपर वाले का इंटीग्रेशन हो सकता है लेकिन नीचे वाले का नहीं हो सकता है। लेकिन लीनियर की डेफिनेशन यही खत्म नहीं होती है। मैं बता देता हूं, ज्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर x की पावर 1 है तो लीनियर है, ऐसा नहीं है। लॉगरिथमिक की जब बात करते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन की जब बात करते हैं बेटा, तो उसके अंदर लिखते हैं हम log x। बेटा यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1, लेकिन ये लीनियर नहीं है, नॉट लीनियर। तो मेरी बात समझ में आती है आपको, लीनियर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन x लिखा होता है, लेकिन ये पावर 1 तो है लेकिन ये लीनियर नहीं है, नॉट लीनियर। तो आपको अब कंफ्यूजन हो गई कि सर लीनियर फिर क्या होती है। अगर एक्सपोनेंशियल की बात करते हैं तो e की पावर x लीनियर नहीं है, नॉट लीनियर। तो आपको सर फिर लीनियर क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि यहाँ तो पावर 1 है x की, यहाँ पर भी पावर 1 है और यहाँ पर भी पावर 1 है। तो मैं बता देता हूँ, दो तरीके से कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। लीनियर वो होता है जिससे एक लाइन ड्रॉ होती हो, यानी कि ग्राफ पर अगर एक लाइन ड्रॉ होती है जिस पार्टिकुलर सिचुएशन से या पॉलिनोमियल से, तो उसे लीनियर बोला जाता है। लॉग का ग्राफ जो है उससे लाइन नहीं बनती है, वो कर्वेचुअल शेप होता है। ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे साइन का ग्राफ क्या होता है, आपने पढ़ा होगा साइन का ग्राफ, ये साइन का ग्राफ होता है, ये तो लाइन नहीं है ना। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ भी ऐसे ही होता है, कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है ना। सॉरी ये गलती हो गई हमसे, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ऐसे कैसे बन जाएगा, ये होता है आपके पास एक्सपोनेंशियल का ग्राफ इस टाइप से, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये जाएगा, कभी जीरो नहीं होता, ये जीरो नहीं होता, मिलेगा नहीं कभी, ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ होता है। तो बेसिकली ये ग्राफ जो है, ये जो मेरे को याद है आपको याद नहीं करने, एक तो तरीका होता है कि ग्राफ से पहचान लेना कि वो सिचुएशन लीनियर है कि नहीं। मैंने कहा कि दो होती है कंडीशन, एक और कंडीशन मैं जोड़ देता हूं, 3 कंडीशन होती है। एक तो ग्राफ से पहचानना, और ग्राफ से आप नहीं पहचान पाएंगे समटाइम्स। दूसरी सिचुएशन होती है कि आप रट लो कि अलजेब्रिक इक्वेशन होगी तो x की पावर 1 देखेंगे, उसके अलावा लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल कोई भी सिचुएशन होगी वो लीनियर नहीं है। और तीसरा और सबसे सटीक जो तरीका है, ना तो रटिए और ना ही ग्राफ से बनाइए, वो है डिफरेंशिएशन करो। क्या करो, डिफरेंशिएशन। अगर डिफरेंशिएशन करने के बाद x रहता है तो वो लीनियर नहीं है, और अगर x नहीं रहता तो लीनियर है। जैसे कि देखो मैं एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कि लिखा हुआ है 2x प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x बचेगा, नहीं बचेगा, क्योंकि 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, x का 1 और 5 का डिफरेंशिएशन 0। अगर मैं आपसे कहता हूं सेकंड में x क्यूब प्लस 1, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बचेगा, 3x स्क्वायर प्लस 1 का 0। तो क्या x बचा है, तो इसका मतलब ये लीनियर है, ये लीनियर नहीं है। तीसरी कंडीशन ले लेते हैं, जैसे कि मेरे पास sin x लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मैंने बताया था cos x होता है, x बचा है तो ये लीनियर नहीं है। ऐसे ही मैंने चौथी सिचुएशन ले लेते हैं, अगर आपको log x दे रखा है तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो ये लीनियर नहीं है। जहां पर भी डिफरेंशिएशन करने के बाद x बच जाए वो लीनियर नहीं होता। ये लीनियर का क्या कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं कह रहा हूं कि डिफरेंशिएशन वर्सेस इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो सिंपल की बात करेंगे तो वो तो सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन जब हम बात करते हैं चेन रूल की, तो डिफरेंशिएशन में चेन रूल तो कैसे भी लग सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन इंटीग्रेशन करते वक्त ये एक्स्ट्रा टर्म की पावर जो है वो 1 होनी चाहिए, यहाँ पर ये x की पावर 1 होनी चाहिए एक्स्ट्रा टर्म में, याद रखना, मेन टर्म में नहीं, एक्स्ट्रा टर्म में। ये मेन नहीं है, क्योंकि होना चाहिए था x स्क्वायर, और x की जगह पर क्या लिखा हुआ है 3x प्लस 5, तो इसलिए 3x प्लस 5 एक्स्ट्रा में लिखा है। ओके, चलिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए थी कि कभी भी हम एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करके बटे में लिखते हैं, डिवाइड में लिखते हैं, तो वो लीनियर होनी चाहिए, तभी इंटीग्रेशन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। उसके बाद दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि प्रोडक्ट रूल या फिर क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल या फिर क्वोशिएंट रूल, और क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल जो है ये कभी भी हमारे इंटीग्रेशन को अलाउड नहीं करते, इंटीग्रेशन में ये नहीं होते। अभी तो आपको यही समझना है, आगे जाके आप पढ़ोगे कि बाय पार्ट को ही प्रोडक्ट रूल की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन प्रोडक्ट और क्वोशिएंट नहीं होते, ये बात याद रखना।
यानी कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, सपोज मेरे सामने लिखा है एक बार x और एक बार लिखा है x+1, तो अगर मैं इसी को डिफरेंशिएशन की बात करता हूँ x और x+1, तो इस केस में तो आप बेटा डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से लगा सकते हो, यानी ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा dy/dx। यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और यहाँ पर सेकंड फंक्शन को हम कॉपी कर लेते हैं, प्लस का निशान, फिर फर्स्ट फंक्शन को हम कॉपी करेंगे और सेकंड फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे जो कि 1 + 0 आएगा। तो इसे सॉल्व कर लेना, ये तो हो गया आपका डिफरेंशिएशन बाय प्रोडक्ट रूल। लेकिन इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, यानी कि आप इसे, कई बच्चे इसे फर्स्ट इसे सेकंड कर लेते हैं और प्रोसेस फॉलो करते हैं, नहीं हो सकता। कई बच्चे इसे और आगे निकल जाते हैं, वो कहते हैं x का इंटीग्रेशन x² 2 होता है, ब्रैकेट x+1 का इंटीग्रेशन x+1 का स्क्वायर 2 होगा +c। बेटा ये भी बिल्कुल गलत है, ये कोई पैरामीटर नहीं है जो आपने खुद बनाया है, इसका अपना एक स्केल है, एक पैरामीटर है। कैसे पता लगा ये पैरामीटर है? जब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ोगे और एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स में इसका इस्तेमाल करोगे तब आपको पैरामीटर पता लगेगा। सॉल्यूशंस इसका भी दिख रहा है लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इसका जो प्रॉपर सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करता है। अब एग्जिस्ट क्या करता है क्या नहीं करता मैंने पहले ही बोल दिया, अगर वो मैं बताने जाऊंगा तो ये लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, आप आगे आगे के इतने सारे पॉइंट्स दिमाग में मेमोराइज नहीं कर सकते। ओके, तो फिलहाल हम ये नहीं देखते कि कहां पर यूज हो रहा है कहां नहीं, बस ये देखते हैं कि क्या चीज नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मत करिएगा। अलग अलग अगर दो संख्या, वो भी दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में दिख जाए तो प्रोडक्ट रूल नाम की कोई चीज नहीं होती है, और इस तरीके से गलत मत करिएगा। इसको करना क्या है, आपका टास्क ये होना चाहिए, इसके अलावा कि इसको हम इंटीग्रेट करें, आपका टास्क होना चाहिए कि आपको पता है कि ये क्या है, आपको पता है कि ये इंटीग्रेट कर जा रहे हैं, और इंटीग्रेशन के अंदर आपको क्या करना होता है भाई, इंटीग्रेशन के अंदर आपको इंटीग्रेशन के अंदर आपको क्या करना होता है कि दो फंक्शन अगर एक साथ मल्टीप्लाई में है तो उसे सिंगल फंक्शन बनाइए। तो यहाँ तो बहुत आसान है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आ जाएगा आपके पास x² + x, और ये सिंगल फंक्शन बन गया। बेटा ये कार्रवाई अगर आपने कर दी ना, आपको 100% कह रहा हूँ इंटीग्रेशन आ जाएगा। कई बच्चों को तो यही परेशानी होती है कि वो एल्जेब्रिकली या एक्सपोनेंशियल या फिर लॉगरिथमिक या फिर ट्रिग्नोमेट्रिकली कुछ ट्रीटमेंट्स जो चाहिए होते हैं वो नहीं कर पाते हैं, और यही मुझे सिखाना है। इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, देखो एक फंक्शन बन गया, अब इसका इंटीग्रेशन करना कोई बहुत बड़ा कठिन काम थोड़ी है। देखिए x² 2 + का c, ये हो गया इंटीग्रेशन, कितना आसान था। लेकिन मैंने क्या बोला कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट रूल नाम की चीज और क्वोशिएंट रूल नाम की चीज इंटीग्रेशन में नहीं होती। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, उन्हें पहले सिंगल फंक्शन बनाना चाहिए। अगर डिवाइड में हो तो भी उन्हें पहले सिंगल फंक्शन बनाना चाहिए। तो सिंगल फंक्शन बनेगा कैसे वो मैंने आपको बता दिया है, ऐसा नहीं करिएगा। इसके बाद ये स्टेप करिएगा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करा दी। क्यों करा दी मल्टीप्लाई? क्योंकि हो सकती है, लेकिन अगर यहाँ पर पावर 2 है, पावर 3 है या कुछ और दे रखा है तो मल्टीप्लाई हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। फिर कोई और तरीका ढूंढेंगे, और किसी और तरीके को ढूंढने को ही टाइप्स कहते हैं, और वही है इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। मैंने प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और चेन रूल के बारे में स्पेसिफिक किया कि क्या होता है क्या नहीं होता, और आपको ये बता दिया कि इंटीग्रेशन में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता। अब मैं जल्दी जल्दी डायरेक्ट इंटीग्रेशन के एक तो क्वेश्चंस आपको दे देता हूं होमवर्क के तौर पर, जो कि आप करेंगे, और फिर उसके बाद अगली क्लास से हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और उसका नाम है क्या? उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगली क्लास में सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड ही कराऊंगा मैं, और वो बहुत अच्छे से देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि 6 अलग अलग क्लास में 6 अलग अलग टाइप्स कराऊं, सिर्फ इसलिए कोशिश करूंगा ताकि बच्चों को ये इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाए। अगर आपको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आ गया ना मेरा बेटा एक बार, यानी कि 6 टाइप्स आ गई, तो समझ लो आपके सामने कोई भी इंटीग्रेशन हो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका होमवर्क है। देखो क्वेश्चन क्या है होमवर्क के अंदर, इसको समझ लेते हैं। कुछ कराऊंगा भी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका होमवर्क है, और उसमें कहता है इवैल्यूएट, पहले ही कह देता है वो, तो इवैल्यूएट द फॉलोइंग, सही से ही लिख देता हूं ना। ये देखिए आपको क्वेश्चन में कहा गया है इवैल्यूएट द फॉलोइंग, यानी कि जो नीचे लिखे हुए फॉलोइंग इंटीग्रेशंस है उसको इवैल्यूएट करना है, इंटीग्रल्स। तो बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और फर्स्ट में कहता है इंटीग्रेशन ऑफ 3x
रूट ऑफ एक्स प्लस का साइन 4 रूट ऑफ एक्स प्लस का साइन 5 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड दैट्स इनफ। ये आपका इंटीग्रेशन है मेरा बेटा, ठीक है ना। इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो आप देखोगे गौर से कि ये तो x की पावर 1 लिखा है, ये x की पावर 1/2 लिखा है। बेटा देखो इतना आपको पता होना चाहिए कि रूट x का मतलब पावर 1/2 होता है। तो ये 1 लिखा है, ये 1/2 लिखा है, तो अब मल्टीप्लाई में तो होता नहीं ना नियम, तो पहले तो इसे एक फंक्शन बनाते हैं। हम लिखेंगे x की पावर 1 और 1/2 यानी कि 1 प्लस 1/2। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है बेटा, तो इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 3/2 प्लस का साइन, ये लिखा है 4x की पावर 1/2 प्लस का साइन, और ये लिखा है 5। अब इसका इंटीग्रेशन करना है स्पेसिफिक मैनर, जो फॉर्मूले मैंने ऊपर लिखवाए हैं। मैं जानता हूं एक ही दिन के अंदर जिस बच्चे ने पहली बार इंटीग्रेशन आज पढ़ी है वो पहले तो फॉर्मूले, फिर टाइप, फिर फॉर्मूले, फिर कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे भी आ गया। एक क्लास में पॉसिबल नहीं है, तो बेटा मैं कह भी नहीं रहा आपको, ये रिकॉर्डेड कंटेंट है, आप वापस रिपीट करिए, आप देखिए क्या दे रखा है और इस फॉर्मूले पर कैसे एप्लीकेबल कर रहे हैं सर। आप कॉपी पे लिखेंगे तो जनरली 1-2 क्वेश्चन के बाद आपको आने लग जाएगा। आप क्या करिए, देखो 3 एक कांस्टेंट है, कॉपी करना है। x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये लिखेंगे 3/2 प्लस 1 अपॉन में 3/2 प्लस 1। आप ऊपर जाके देख सकते हैं इसको स्क्रॉल करके कि ऊपर जो है आपको जो फॉर्मूला लिखवाया था, पहले स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला लिखवाया था वो यही था n+1 a+1 और a+1। ऊपर एक पावर जुड़ती है, नीचे एक पावर जुड़ती है। फिर 4 एक कांस्टेंट है, कॉपी कर लेंगे और x की पावर 1/2 के साथ 1 ऐड करेंगे और 1/2 के साथ 1 ऐड करेंगे, प्लस फिर 5 का इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा 5x आ जाएगा। प्लस का c जरूर लगाना है और ये इंटीग्रेशन हो चुका है। कैलकुलेशन करनी है, कैसे करनी है, 3x की पावर, बेटा 3/2 और 1 को अलग से जोड़ लेना। देखो बेटा एलसीएम लेके जोड़ना आपको आना चाहिए, जिसको नहीं आता मुझे स्पेसिफिक कह दे, मैं उसे ये करा सकता हूँ, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करके दिखा सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन आपको जब भी समझ में आएगा जब आप इसे कैलकुलेट खुद से करेंगे। 3/2 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2 प्लस का साइन 4 x की पावर कितना है 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस का 5x प्लस का c। देन आगे बढ़ जाते हैं बेटा, तो ये हमारे सामने आ जाएगा 3 इंटू में 2/5 और ये है x की पावर 5/2 प्लस 4 इंटू में 2/3। देख सकते हो ना मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, x की पावर 3/2 प्लस का 5x प्लस का c। अब आगे क्या करेंगे बेटा, आगे इसमें सिंपल सा काम है, 3 2 6 अपॉन में 5 x की पावर 5/2 प्लस का साइन, फिर 4 2 8 अपॉन में 3 x की पावर 3/2 प्लस फिर उसके बाद 5x प्लस c एंड दैट्स इनफ। बच्चे ये आंसर आ चुका है। तो यानी कि आपको बच्चे ये समझ में आ गया कि किस तरीके से इस इंटीग्रेशन को हम कर रहे हैं। अब मैं आपको होमवर्क दूंगा, क्योंकि मैं हालांकि चाहूँ तो बहुत सारे क्वेश्चंस करा सकता हूँ, लेकिन वो क्वेश्चंस कराने का बेनिफिट जब ही होगा जब आप उसे खुद से करेंगे, ठीक है ना। तो मैं होमवर्क दूंगा और ये जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ बेटा, अगली क्लास में पहले मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा फिर सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा। तो यानी कि अगली क्लास से पहले आप, यानी कि कल की क्लास से पहले आप इस होमवर्क को पूरा करिए, ठीक है ना। इससे बेनिफिट ये होगा, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आप खुद से भी कुछ कर सकते हो, और जितने भी स्टेप्स, ऐसा नहीं कि सारे बच्चे पूरा सही करेंगे तभी आप सही अच्छे स्टूडेंट कहलाओगे, नहीं ऐसा नहीं है। आप एक स्टेप सही कर सकते हो, आप 2 स्टेप सही कर सकते हो, आपकी गलती का आपको पता लग सकता है। तो इसलिए मैंने बताया कि आपको ये होमवर्क मैं दे रहा हूँ, इसे करिएगा जरूर। इसका आंसर भी मैं साथ साथ जरूर लिखूंगा। तो सेकंड क्वेश्चन का इसका आंसर है हमारे पास, ये रहा 2 की पावर x, मैंने ब्रैकेट करके लिखा है, चलो मैं अलग से लिख देता हूँ इस आंसर को ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। ये लिखता हूं मैं इससे, ये मेरा आंसर है, और आंसर है 2 की पावर x अपॉन में log 2, देन प्लस का 5 log x, देन माइनस का 3/2 x रेज टू द पावर 2/3 प्लस c भी जरूर लिखेगा। ये पूरा आंसर है बेटा, देख लीजिएगा कैसे लिखा गया है। उसके बाद आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन के पास। एक क्वेश्चन मैंने कराया और मैंने कहा मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं। ये दे रखा है आपको इंटीग्रेशन ऑफ, ये दे रखा है रूट ऑफ एक्स, उसके बाद ब्रैकेट ऑफ ax², उसके बाद प्लस का bx प्लस का c इंटू डी एक्स। इसका आंसर क्या दे रखा है बच्चे, इसका आंसर मैं लिख देता हूं आपके सामने। तो इसका आंसर है हमारे पास थर्ड का 2a। मैं इसका आंसर है नीचे लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा देखने में भी कंफ्यूजन ना हो और मुझे बताने में भी ना हो। मैं यहाँ लिख देता हूं इसका आंसर, ये लिखा है 2a अपॉन में 7 x की पावर 7/2, फिर प्लस का साइन
2/b, 2/5b, उसके बाद x की पावर 5/2, फिर उसके बाद प्लस का 2c/3 एंड देन x की पावर 3/2 प्लस c। बेटा ये आंसर है, ठीक है ना। मैं हिंट भी दे देता हूं ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाए। 2 की पावर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा जैसे a की पावर x का होता है, a की पावर x अपॉन log a। उसके बाद दूसरा मैंने आपको बता देना है 5 एक कांस्टेंट है, उसे कॉपी कर लेंगे, ये कर लिया। 1/x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन बताया है, log x होता है। उसके बाद ये नीचे जो संख्या बेटा इसे ऊपर लेके जाएंगे, तो ये ऊपर जाएगी तो x की पावर -1/3 हो जाएगी, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ऊपर एक जोड़िए, नीचे एक जोड़िए, -1/3 में एक जोड़िए, तो जो आंसर आएगा वो ये आएगा लास्ट वाला, ठीक है ना। ये मैंने आपको जल्दी जल्दी में हिंट बता दिया ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और मिल जाए इसे सॉल्व करने का। आगे बताया तो मैं इसका हिंट क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे, अंदर कराएंगे और अंदर कराएंगे, और उसके बाद ये है x की पावर 1/2, ये है x की पावर 2, तो दोनों को जोड़ेंगे तो a ऐसा कैसे रहेगा, x की पावर 3/2 आ जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो x की ये आ जाएगा आपकी x की पावर 5/2 पहला वाला, और दूसरा वाला आएगा x की पावर 3/2, और यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 1/2। इंटीग्रेट करेंगे तो बेटा यही आंसर आएगा, ठीक है ना। कुछ ऊपर वाले क्वेश्चन की रेफरेंस ले लेना जो मैंने बताया था। उसके बाद हम चौथे क्वेश्चन के पास चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दे रखा है, देखिए ये दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस का 3x ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद 3 प्लस का 2x फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद 1 माइनस का 2x फिर ब्रैकेट क्लोज इंटू dx। बेटा इसका आंसर क्या होगा, इसमें सीधी सीधी मल्टीप्लाई करानी है, एक पॉलिनोमियल बनाना है, तब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। तो फोर्थ का आंसर जो है हमारे पास वो होगा ये कि 3x रेज टू द पावर 4 प्लस 4/3 x रेज टू द पावर 3 माइनस का 17/2 x रेज टू द पावर 2 प्लस का 6x प्लस का c। बच्चे ये इसका आंसर होगा, तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से सॉल्व करना है और उसके बाद आपको इसका आंसर निकालना है। लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आज की क्लास का, और नहीं 5 क्वेश्चन तो दूंगा, एक और क्वेश्चन दूंगा इसके बाद। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, एक क्योंकि मैंने सॉल्व कराया था ना बेटा, जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया वो आपका कैसे हुआ, m/x प्लस का x/m and then plus m raised to the power x and then plus x raised to the power m and then plus mx। तो बच्चे ये आपको दे रखा है 5th क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बड़ा भयंकर सा है लेकिन आपको लिखना पड़ेगा और करके दिखाऊंगा मैं अगली क्लास में, इसलिए आप देखो मैं आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 24 आवर्स का टाइम है, तो आप प्लीज कल की क्लास से पहले आज की क्लास में इन 5 क्वेश्चंस को प्लीज कर लेना, तो ताकि पूरा का पूरा इंटीग्रेशन करते वक्त आपको क्या होगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा, एक इंटरेस्ट बनेगा कि सर जो करा रहे हैं वो हमें भी आता है, ठीक है ना। अदरवाइज इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ तो बेटा फिर आपको ना लेक्चर देखने में अच्छा लगेगा, ना ही आपके नंबर अच्छे आ सकते। हालांकि डाउटफुल चल रहा है कि हमारे एग्जाम्स होंगे कि नहीं होंगे, तो आप उस डाउटफुल से बाहर निकलिए। ये दौर ऐसा है बेटा, अगर एग्जाम हो गए तो बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान होने वाले हैं, और एग्जाम अगर नहीं हुए, प्रमोट हो गए बेटा, तो आगे की किसी भी क्लास में आपके लिए स्ट्रगल जो है वो 2 गुना होने वाली है, क्योंकि यहाँ तो आप पढ़ के नहीं जा रहे, ज्यादातर बच्चे पढ़ के नहीं जा रहे, फिर बीटेक या फिर लेटरल एंट्री में आप एडमिशन लेते हो या फिर और किसी क्लास में एंट्री लेते हो आप, तो उसमें मैथमेटिक्स आएगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए लेक्चर मिल रहे हैं, 1 मंथ के लेक्चर्स हैं, सही ना। मात्र 15 अगस्त से पहले ये क्लासेस हमारी फिनिश हो जाएंगी, ध्यान रखना। तो 15 अगस्त से पहले जैसे ही क्लास फिनिश होगी आपके लेक्चर्स कंप्लीट, आप उसे अटेंड करें और टाइम टू टाइम अटेंड करें। ये छठे का आंसर है, छठे का आंसर मैं लिख देता हूं और फिनिश करता हूं। 5 क्वेश्चन आपको दिए, एक क्वेश्चन मैंने किया। ये है x² माइनस का 2x प्लस का log और मोड ऑफ x, एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं इसे। तो मैं छठे का एक हिंट दे देता हूं, डायरेक्ट तो हो नहीं सकता क्योंकि एक्स्ट्रा टर्म में जो दे रखा है वो क्या है, कांस्टेंट, सॉरी लीनियर नहीं है, तो इसका हिंट ये है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसे लगाएंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा। ऐसे ही इसका आप खुद से सॉल्व करिए, m कांस्टेंट है, x फंक्शन है। तो बच्चे आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, मैंने आज के लेक्चर को कंप्लीटली बताया आपको कि आज मैंने क्या किया, आज मैंने इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन दिया। कई सारे बच्चों को ये इंट्रोडक्शन आता होगा, रिकॉल कर लेना, एक बार देख लेना। जिसने बिल्कुल, वो जो वेरी बिगिनर है, जो स्टार्ट कर रहा है बच्चे, वो सिर्फ इतना करे, जैसे जैसे मैंने जो क्वेश्चन किया है या जो टाइप लिखा है उसे अपनी कॉपी पे पहले तो वो लिख ले, और आपको कुछ नहीं करना है इसके अलावा। आप कोई और बुक पढ़ना चाहते हो बेशक पढ़ सकते हो, उसमें पढ़ने के बाद आप
कोई डाउट में अगर डाउट होता है, अटकते हो, तो मेरे से पूछ भी सकते हो, ऐसा नहीं है। आप कमेंट करके मुझसे पूछो तो फिर मैं उसका कुछ एक प्रोसेस बना दूंगा जिससे कि आपका क्वेश्चन मेरे तक पहुंच जाए, ठीक है ना। और आरडी शर्मा में है तो नंबर ही बता देना, मैं उसी से बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में। नेक्स्ट क्लास हमारी 7th क्लास होगी और मैंने कहा 1 मंथ की क्लास से पहले हम कवर करने की कोशिश करेंगे ये क्रैश कोर्स। तो छोटे से प्लेटफॉर्म पर डिजाइन कर दूंगा मैं, यानी कि छोटे से स्केल पर एक बहुत बड़ा कोर्स मैं डिजाइन करने वाला हूं। तो पढ़ते चले जाइए और अच्छा पेपर देके आइए, ठीक है ना। ओके, बाय बाय, शब्बा खैर, मिलते हैं अगली क्लास में।